हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी देखेंगे आज हम 11th क्लास के अंदर जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है। फिर मैंने बताया कि सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कहने का मतलब समुच्चयों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्रकार के समुच्चय होते हैं। देखो, समुच्चय का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं, देखो, समुच्चयों के प्रकार। तो आप हेडिंग डालिए सभी बच्चे, समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहला जो समुच्चय है वो डालिए रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, क्या होता है रिक्त समुच्चय, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी क्लासें जैसे हमारी आज की क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें क्वेश्चन लेंगे हम और आपको जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, रिक्त समुच्चय के बारे में बात कर रहे थे। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो, मतलब खाली हो वो कुल मिला के, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो। कुल मिला के एक ही बात दिमाग में हो जानी चाहिए कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक भी अवयव विद्यमान नहीं होना चाहिए, अर्थात वो खाली होना चाहिए पूरी तरीके से। तो देखिए, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं हम? ऐसा समुच्चय को जिसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है बच्चों। बोलो, कोई दिक्कत है इसके अंदर? एक बात बताओ, यहाँ पर हम बात करें तो कैसे व्यक्त करेंगे? सुने, इसे एक तो फाई से या फिर जो मजला ब्रैकेट होता है वो खाली से भी व्यक्त करते हैं। दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। रिक्त समुच्चय ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो, अर्थात वो कैसा होगा? रिक्त होगा। जिसे फाई से और किससे शो करेंगे? इस मजले ब्रैकेट को, मतलब इस समुच्चय को किस रूप में दिखा दिया मैंने? रिक्त के रूप में दिखा दिया, अर्थात एक भी अवयव नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल की जैसे बात करूँ यहाँ पर, तो एक साथ मैं एग्जाम्पल ले लूँगा। यहाँ पर मैंने जैसे बात की किसी भी रिक्त समुच्चय के बाद में हम बात करते हैं आगे एकल समुच्चय, सेकंड टाइप एकल समुच्चय। बताओ बच्चों, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, मतलब उसके अंदर केवल कितने अवयव विद्यमान हो? एक अवयव विद्यमान हो। तो क्या कहलाता है वो? सिंगलटन सेट कहलाता है, अर्थात एकल समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आई होगी, परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो। तो इसे बिल्कुल आराम से लिखेंगे हम, ऐसा समुच्चय बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो। बात समझ में आ रही होगी। सिंगलटन सेट अर्थात एकल समुच्चय क्या होता है बच्चों? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। तो क्या कहलाएगा आपका? एकल समुच्चय कहलाएगा। क्लियर हो रही होगी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो कौन सा सेट कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है।
बिल्कुल जीरो से चल रहा है सिलेबस, ये ध्यान रखना। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करवाते और तैयार भी करवाते हुए चलेंगे अपन, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, ए कोई सेट ले लिया जिसमें जैसे 5 कोई अवयव है, तो देखो आप लोग समझो ये क्या है, एकल समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने अवयव है बच्चों? एक अवयव है ना। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, कौन सा सेट कहलाता है बच्चों? एकल समुच्चय कहलाता है। अब इस रूप में भी हो सकता है, एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, ए दे दिया, कोई सेट दे दिया, मतलब कोई अवयव दे दिया आपको, ठीक है बच्चों। तो एकल समुच्चय की परिभाषा आपके सामने क्लियर हो गई होगी, देख सकते हो आप लोग। आगे बढ़ा मैं, और एक वर्ड आया फाइनाइट सेट, जिसे हम बात करते हैं परिमित समुच्चय। बहुत ही अच्छा सेट, फाइनाइट सेट। बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट, पहले तो वर्ड आया फाइनाइट, आपके सामने एक वर्ड आया फाइनाइट, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये फाइनाइट क्या चीज़ है। बच्चों फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें क्या कर सकें, हम काउंट कर सकें। सिंपल सी बात ये है, आपने 9th या 8th क्लास में पढ़ा होगा परिमित संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें क्या है, सुनिए ध्यान से, इसमें क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सुनिए, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी है? परिमित है। परिमित हो तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है कि ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, अवयवों की संख्या फाइनाइट हो, तो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट सेट होता क्या है, क्योंकि ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो। अब जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने बच्चों, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ए कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसमें ले लिया 1 2 3। अब आप खुद देख लीजिए, ये जो सेट है ना आपके सामने, इस सेट में अवयवों की संख्या की बात करूं मैं, तो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो फाइनाइट है, क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसको। गिनो 1 2 3, 3 अवयव है ना। तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट, तो कौन सा सेट होता है बच्चों? फाइनाइट सेट होता है। देखो आप 10th पास करके आए हो, 11th में आए हो, नई चीज़ें पढ़ोगे, एक अलग दुनिया में आपका प्रवेश हो रहा है, ध्यान रखना। जिसमें जिस बच्चे को जैसा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेने का, उसी में आगे अध्ययन करता है वो। तो ये बात ध्यान से सुने। जैसे मैथ्स 10 तक पढ़ी है, अब इसके बाद यदि कोई बच्चा मैथ्स लेता है और वो मैथ पढ़ता है आगे जाके, तो 11th उसका बेस है सबसे ज़्यादा। 11th से रिलेटेड चीज़ें ही आप आगे तक पढ़ते जाओगे कंटिन्यू। तो आपका 11th पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए और कोई डाउट नहीं है, और सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सुनिए ध्यान से, आपने देखा A1 2 3 परिमित सेट। जैसे मैंने कोई और सेट ले लिया, G कोई सेट ले लिया, उसमें अवयव 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। देख लो बच्चों, अब आप खुद देखो, खुद सोच के देखो, इन दोनों में अवयव कितने हैं? फाइनाइट, इसलिए कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। अब अगली परिभाषा की बात करूं मैं, इनफाइनाइट सेट, जिसे क्या बोलोगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है बच्चों? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो? अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो। मतलब अपरिमित का मतलब क्या होता है? अनंत अवयव। तो मैं लिखता हूं परिभाषा, ऐसा समुच्चय बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या कैसी हो, अपरिमित हो, अपरिमित हो। क्लियर है? आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो कौन सा सेट कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ऐसा सेट जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब बात आई अपरिमित। अपरिमित आपके सामने ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अपरिमित का मतलब क्या हुआ। अपरिमित का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो अवयवों की संख्या है वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, n बराबर 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट आपके सामने है। बताइए नेचुरल नंबर का सेट है ना। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह, एक समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें अवयव कैसे होते हैं, 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं ना। और 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं हैं वो आपका कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो गई, इनफाइनाइट। दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि फाइनाइट होगा, बताइए कि इनफाइनाइट होगा, तो क्या देखोगे आप उसके अंदर। उसके अंदर आप एक चीज देखोगे उस सेट में, ये देखोगे कि उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या है। यदि उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट होगा, और यदि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट होगा। दिमाग में इस तरह से लॉजिक क्लियर रखें कि कहीं कोई डाउट नहीं हो। अब आपको संख्याएं देख सकते हो कि नेचुरल नंबर है पता होना चाहिए, होल नंबर है पता होना चाहिए, इंटीजर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर भी नहीं है, और भी क्लास हैं, जैसे आगे तो मैं बताता रहूँगा। तो आप लोगों के सामने दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्लियर करना कि फाइनाइट सेट तो कब होता है और इनफाइनाइट सेट कब होता है। फाइनाइट सेट का मतलब फाइनाइट अवयव होने चाहिए, इनफाइनाइट सेट का मतलब इनफाइनाइट अवयव होने चाहिए। बात क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ और समझाता हूँ आगे। आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे W है 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। जैसे एंड दूसरा मैंने दे दिया यहाँ पर G, और G दे दिया 1 2 3 4 और 5। अब आपसे कह दिया जाए, सवाल क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि बच्चों बताओ इसमें फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, तो आप क्या देखोगे इसमें, आप इसमें देखोगे सेट में सीधा सीधा अवयवों की संख्या। तो बताओ ये जो वाला सेट है इसमें अवयवों की संख्या कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है ना। तो साफ क्लियर हो गया कौन सा आपका, कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। अब एक बात बताओ, यहां कितने फाइनाइट अवयव है, तो ये कौन से हो गए, अपरिमित समुच्चय हो गया। तो दिमाग में ये चीज क्लियर कर लो कि फाइनाइट तो कैसे पता करेंगे, इनफाइनाइट कैसे पता करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना भाई। हाँ तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है हमारे पास कौन सा, इक्वल सेट, जिसे समान सेट के नाम से जानेंगे, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय जिसे हम बोलेंगे इक्वल सेट। देखो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, नाम से स्पष्ट हो रहा है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, कि दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब दोनों सेटों में उपस्थित अवयवों की संख्या तथा खुद अवयव भी समान हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला कि इक्वल सेट, समान समुच्चय कब कहलाएंगे, जब दो सेट, दोनों सेटों में उपस्थित अवयवों की संख्या तथा खुद अवयव भी समान हो, तो क्या कहलाएंगे, आपके समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे समझने के लिए पहले बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। जैसे एक कोई सेट है अपने पास 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने ले लिया B, और वो ले लिया 1 2 3। समझ रहे हो मेरी बात को।
अवयवों की संख्या समान और अवयव भी समान, तो क्या हो गया आपका समान समुच्चय हो गया। तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसे समुच्चय जिसमें, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। समझ में आ रही बात? मैंने ये बोला कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो, मतलब अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, रटने का काम नहीं होता, केवल उस चीज़ को समझना होता है, लिखना अपनी लैंग्वेज में होता है। मान लो एग्जाम में रट के थोड़ी जाते हैं हम, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइन कट गई, आपने सीधा लिख दिया कि अवयवों की संख्या तथा वे समान भी हो, या कैसे भी आपने एडजस्ट किया टर्म को, तो वो आप जानो, क्योंकि लैंग्वेज बदल जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें अवयवों की संख्या बराबर तथा क्या हो, समान हो। समझ में आ गई बात? इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, अवयवों की संख्या बराबर तथा समान हो। तो देखिए भाई, समझ में आ गई होगी बात आपको। समान का मतलब, जैसे और एग्जांपल लिया मैंने, ए कोई सेट है, ए बी सी एंड बी कोई सेट है बच्चों, ये भी ए बी सी। अब आप खुद देख लो ये कौन से सेट हैं। ये वो सेट है इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या 3-3 है, साथ में खुद अवयव भी इक्वल है। दिमाग में क्लियर हो गई होगी बात आपको। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा खुद अवयव भी बराबर हो, तो क्या कहलाएगा आपका, सीधा सीधा समान समुच्चय कहलाएगा। देखो, मैंने आज जो बात बता रहा हूँ वो रिलैक्स से और तरीके से आपको देखनी है। क्लियर हो गई होगी, आप देख सकते हो इस चीज़ को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल? अब आगे बढ़ूं मैं, बताइए। आप लोगों के लिए एक इक्विवेलेंट सेट भी आता है, तुल्य समुच्चय भी आता है। अब तुल्य समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय में देखो बच्चों, दो बातें हैं। जैसे मैं सीधा लिखता हूं, ए तथा बी समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, लेकिन अवयव समान हो आवश्यक नहीं। ये लीजिए, सीधी सीधी भाषा में एक बात की, ए और बी तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि उनमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए दोनों सेटों में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अवयव बराबर हो। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, ए कोई सेट दे दिया ए बी सी, और आपको दे दिया बी कोई सेट दे दिया 1 2 3। अब ये क्या है, ये इक्वल तो हो नहीं सकते, समान तो हो नहीं सकते। आपको पता है समान में तो ये तीनों भी बराबर होने चाहिए, ये ए बी सी है तो ये भी ए बी सी होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, अवयव समान नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये आपका सीधा सीधा कौन सा सेट हो गया, तुल्य समुच्चय। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों ने देखा आज जो क्वेश्चन देखे आपने, जो डेफिनेशन देखी, उसमें रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, एंड साथ में आपका इक्विवेलेंट सेट आपने देखा। देखो,
ये चीज़ें आप साथ के साथ नोट बनाइए, नोट से बनाइए, और उसके बाद आप क्या करोगे, आपका काम रहेगा कि इसे तैयार भी रखें, जिससे आप क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो अब हम इसके बाद कुछ सिंबल, जो मैंने कल आपको 2 सिंबल बताए थे, उनके बारे में फिर वापस जिक्र कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों देखो, एक तो ये बनाया था, इसको भी बनाने का तरीका आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक साथ लिखा के रटवाने का काम नहीं कर रहा मैं। ये जो होता है वो बिलोंग्स टू होता है, लेकिन ध्यान से सुनो, कई बच्चे ऐसा गड़बड़ कर जाते हैं सिंबल को लिखते टाइम। इसमें और इसमें फ़र्क है। इसका मतलब तो है विद्यमान है कि अर्थात बिलोंग्स टू, ये है एप्सिलॉन, ये बिलोंग्स टू नहीं है। तो आप इसको जब बनाओगे तो ऐसे लाइन खींच के और फिर ऐसे बनाओगे। ध्यान रखना, इसमें ऐसे गांठ नहीं लगाओगे, ये बहुत ही मेजर मिस्टेक बच्चा करता है। तो आज हमने कौन सा सिंबल सीखा बच्चों? बिलोंग्स टू, विद्यमान है। अब आप जानते हो ये कहाँ कहाँ यूज आता है। जैसे सपोज करो एक कोई सेट है अपना 1 2 3, अब मैं कहूँ 3 डॉट 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 और क्या दे दिया अपन ने, ए सेट दे दिया। बताओ तो इसके नीचे चिन्ह आएगा, बताओ 3 इसके अंदर विद्यमान है कि नहीं है? ए में है, तो कौन सा चिन्ह आ गया? बिलोंग्स टू। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात अवयव है तो बिलोंग्स टू, और अवयव विद्यमान नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू को किससे शो करेंगे? हम क्रॉस लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हमने क्लास में कुछ बातें सीखी, कल हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ तक आप तैयार रखिए, और आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, 11th का भी होगा, 12th का भी होगा। ध्यान रखना इस बात को, और पढ़ते रहिए आप, और थोड़ा सा बस यही है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू।